तुरंत बता दो ना कि नहीं रहे, क्लियर हो जाएगा। आप डेड बॉडी के साथ इससे खिलवाड़ कर सोचो, उस जो आदमी नहीं है उसके शरीर को कितना छेदा। और सबसे बड़ी बात सर, उद्देश्य जो है कि किसी का परिजन ठीक हो या न हो, इनका हॉस्पिटल का वित्त बढ़ना आवश्यक है। दोस्तों नमस्कार, मैं रमेश सिंह। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो यह खबर आपके लिए है। अगर आपके यहां किसी मरीज के साथ हेल्थ इश्यू होता है, डॉक्टर की गलती होती है, हॉस्पिटल की गलती होती है, तो वह भी क्या कदम आपको उठाने चाहिए, इस खबर से आप जान सकते हैं। हम बात कर रहे हैं जिनके साथ मेडिकल के साथ एक बड़ा धोखा हुआ है, ऐसा कह सकते हैं जी। आपका परिचय? मेरा नाम अभिनव श्रीवास्तव है और मैं जैस थॉम चौक सतना यहीं का निवासी हूँ। क्या हुआ क्या है, पहले तो अपन ये जानना चाहते हैं। सर एक्चुअली मैंने अपने फादर को दिनांक 3 मई 2024 को वोकार्ड हॉस्पिटल नागपुर में एडमिट करवाया था और उसके पहले कुछ दिन हमने सतना में उन्हें एडमिट रखा था। यहाँ से रिलीफ नहीं मिलने के कारण फिर उनको हमने जबलपुर के महाकौशल हॉस्पिटल यहाँ पर एडमिट कराया। देन वहाँ भी रिलीफ नहीं मिला तो मैंने वोकार्ड नागपुर के एक कर्मचारी हैं श्री शैलेंद्र दुबे, उनसे चर्चा किया, अपने फादर का पूरा स्थितियाँ बतलाया। देन उन्होंने मुझसे बोला कि आप एक काम करिए कि सारी रिपोर्ट्स अपने फादर की जो लास्ट ट्रीटमेंट हुए हैं वो भेज दीजिए। इमीडिएट 2 मई को अप्रॉक्सीमेट शाम, हम लोग जबलपुर सतना में सारी रिपोर्ट्स हम लोग के पास तुरंत आती थी, हम लोग सारी कागज देख सकते थे। तो जैसे उन्होंने कहा कि आप सारी रिपोर्ट्स भेजो, इन्होंने तुरंत फोटो खींची, फाइल की, कोई ऑब्जेक्शन नहीं किसी डॉक्टर को, सारी उन्होंने व्हाट्सएप कर दी नागपुर। उन्होंने उनकी सारी रिपोर्ट्स देखी, जो भी उनका डिसीजन उन्होंने कहा कि आप शिफ्ट करवा लो। खुद वहां से बस मतलब उनकी एम्बुलेंस आई थी पापा को पिक करने जबलपुर महाकौशल हॉस्पिटल। सुबह 6 बजे हम लोग वहां से मूव कर गए थे। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम एक्चुअली में सर उनको मोशंस नहीं हो रहे थे और गैस रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम था, लेकिन इतना ज़्यादा इशू नहीं था कि परिस्थितियां बिगड़ जाएं। और चूंकि वोकार्ड एक बहुत बड़ा कॉरपोरेट हॉस्पिटल है और इवन वहाँ पर बहुत अच्छे डॉक्टर्स वगैरह हैं, इक्विपमेंट्स बहुत बढ़िया हैं, ये सोचकर कि हमको हो सकता है कि नागपुर वैसे भी मेडिकल के क्षेत्र में एक काफ़ी जाना पहचाना नाम है कि नागपुर में अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छी सुविधाएं हमें मिलेंगी, ये सोचकर हम लोगों ने अपने ये भी दिमाग में था ना कि पहले भी पापा का ट्रीटमेंट वहाँ हो चुका था नागपुर वोकार्ड। तो ये अंदर से संतुष्टि थी कि हम अच्छी जगह लेके जा रहे हैं और बहुत कॉन्फिडेंस में हम लेके गए थे उनको, और हमको ये नहीं मालूम था कि हमारे साथ इतना बड़ा धोखा होगा। क्या धोखा हुआ? अब वो आप जब रिपोर्ट्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा जी। बाकी उनके ये एक्चुअली में सर जैसे हम किसी भी हॉस्पिटल में अपने किसी भी मतलब एक नॉर्मल, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, एक सर्व समाज का कोई भी व्यक्ति यदि उसके परिजन को किसी भी प्रकार की तकलीफ होती है तो चूंकि वो सतना या जबलपुर के लोग यही प्रेफर करते हैं कि वो नियरेस्ट प्लेस में इमीडिएट पहुंचे अपने परिजन को लेकर। उसी के हिसाब से हम लोगों को भी नागपुर ही उचित लगा। नागपुर हम लोग सुबह 11 बजे के करीब वोकार्ड की एम्बुलेंस से पहुंचे। जैसे ही 3 तारीख को हम लोग पहुंचे तो सबसे पहले तो हमको ये कहा गया कि भाई ऐसा है कि आपके फादर, चूंकि उस समय मेरे फादर वेंटिलेटर में भी थे लेकिन सेंस में थे वेंटिलेटर में भी थे लेकिन सेंस में थे। बिल्कुल, मेरे मोबाइल में वो वीडियो है। हाँ। और जब मैं 3 तारीख को शिफ्ट कर रहा था अपने फादर को तो बिल्कुल वो अपना मतलब पूरे एक्सप्रेशंस वो दे रहे थे हम लोगों को, बहुत अच्छे से वेंटिलेटर के कारण बोल नहीं पा रहे थे बट आंख से इशारों से हर चीज एक्सप्लेन कर पा रहे थे, है ना। तो हम लोगों को यही लगा कि भाई ये एकदम सेंस में है और यदि हम अच्छे हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं तो निश्चित हमको रिकवरी अच्छी मिलेगी। डॉक्टर्स ने भी बोला कि ठीक है, इनमें आप अपने फादर को शिफ्ट कीजिए और अप्रॉक्सीमेट 40 से 50 हज़ार रुपए का पर डे आपको खर्च जो है उसमें आएगा।
हम लोगों को भी लगा कि नहीं ठीक है, उस समय तो चूंकि हमें अपने फादर को देखना था। 3 दिन का बोले, 3 दिन में आपका मतलब रिलीफ हो जाएगा। रिलीफ हो जाएगा। तो मैं कहा ठीक है, 50,000 रुपये कोई ज्यादा रकम नहीं थी भाई, पेरेंट्स से बर्दाश्त नहीं होता। जी सही। तो हमने कहा ठीक है, एडमिट कर दिया हमने। फिर क्या हुआ? हाँ, अब मेन कहानी जो होती है सर कि जैसे ही हमने अपने फादर को एडमिट कर दिया 3 मई 2024 को, तो सबसे पहले वहाँ पर डॉक्टर चेतन केदार शर्मा जो कि हमारे फादर को अलॉट हुए थे, और इन्होंने हमसे ये बोला कि आप हमें 2 से 3 दिन का पहले समय दीजिए, 2-3 दिन के बाद ही हम आपको आपके फादर से रिलेटेड एक कंप्लीट समरी दे पाएंगे कि कितना जल्दी हम इनको रिकवर कर सकते हैं। हम लोगों ने बिल्कुल उनकी बात मानी और 3 दिन से 4 दिन हो गया, हम लोग कंटिन्यूअस उनसे मिलते रहे। उन्होंने बोला कि नहीं हम अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा कर रहे हैं, जैसा भी होगा 3 से 4 दिनों के अंदर हम आपको निश्चित बताएंगे। 3-4 दिनों के बाद जैसे ही हम फिर डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं अभी इसमें 2 से 3 दिन और लगेगा। ठीक है, 6-7 मई के बाद फिर हम लोग वेट करने लगे कि चलो ठीक है, जैसा डॉक्टर्स बोल रहे हैं, जैसा वहाँ का मैनेजमेंट स्टाफ बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग ही हमें वर्क करना है, क्योंकि हमारे लिए तो हमारा पेशेंट पहला प्रायोरिटी था कि भाई उसका इम्प्रूवमेंट हो। जब 9 या 10 तारीख तक हम लोगों ने देखा, क्योंकि वहाँ पर सर सबसे बड़ी चीज़ रमू भैया जो हमें पेशेंट से मिलने का समय रहता है बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, वो एक टाइम का बाउंडेशन रहता है कि आप इतने बजे से इतने बजे तक ही अपने पेशेंट को देख सकते हो। तो ये वो जो समय था वो अप्रॉक्सीमेट शाम को 6 बजे से 7 बजे, 1 घंटे, यदि आपका मरीज आईसीयू में एडमिट है तो 1 घंटे का समय वो देते हैं कि आप शाम को 6 से 7 अपने पेरेंट्स से या अपने परिजन से मिलिए। जब हम लोग 4 या 5 तारीख के बाद देखने लगे अपने फादर को, तो हमें ये लगा कि इनका जो इम्प्रूवमेंट जिस हिसाब से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन मतलब उस हिसाब से हो नहीं रही थी। लगातार उनका तबीयत जो है हम लोगों को समझ में आया कि ये बिगड़ रहा है। हम लोगों ने इमीडिएट जो है वो डॉक्टर्स से रिपोर्ट्स की मांग की कि भाई जो आप लोग प्रतिदिन जांचें कर रहे हैं, उनका चेकअप हो रहा है, हाँ, वो रिपोर्ट हमें वो रिपोर्ट हमें आप दीजिए। 7 या 8 तारीख से हम लोग ने वर्बली बताते थे कि आज आप फादर की रिपोर्ट में ये आया, रिपोर्ट्स दिखाते नहीं थे, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाते नहीं थे, सिर्फ वर्बली बताते थे। जब हम लोग की काउंसलिंग होती थी, रूप से बता दिया, हाँ काउंसलिंग करते थे तो उसमें ये बताते थे कि आपके फादर की रिपोर्ट में ये आया, ये कम है, ये ज्यादा है, ये कम है, ज्यादा है, हमको अब ये करना है, अब ये करना है। हम लोग सब चीज में हर चीज के लिए वो साइन कराते थे, हम लोग सब साइन करके देते थे। भाई हमको सिर्फ ये चाहिए था कि पापा हमारे ठीक हो जाए। रिपोर्ट्स आपने डिमांड नहीं की कि हम देखना चाहते नहीं, हैं? तो वो वर्बली बताते थे। जब हमने डिमांड की तो उन्होंने नाटक बताया, तब तुमको समझ में आया। क्या मतलब सर हम लोगों ने, आप समझ लीजिए नाटक क्या होता है? नाटक ये बतलाया कि अभी हम आपको रिपोर्ट्स नहीं दे सकते। वजह सबसे बड़ा वजह ये कि हॉस्पिटल प्रबंधन जो हम लोगों को सर समझ में आया कि नागपुर वोकार्ड का हॉस्पिटल प्रबंधन जो भी मरीज आईसीयू वगैरह में एडमिट होते हैं, वो देखिए ज़्यादातर वहाँ पर आईसीयू में जो भर्ती होगा वो मैक्सिमम जो है उसका एज 65 से अबव ही होगा क्रिटिकल में। तो जहाँ तक हम लोगों ने सर ऑब्जर्व किया, वो ऑब्जर्व ये किया कि इनका उद्देश्य जो है कि किसी का परिजन ठीक हो या न हो, इनका हॉस्पिटल का वित्त बढ़ना आवश्यक है। और मतलब पैसे का उद्देश्य है उनका, हाँ, कि पैसे हम अमाउंट बढ़ाएं। और चूंकि सिर्फ अमाउंट, उन डॉक्टर, ये खुला आरोप है आप लोगों का कि वो लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल है ना, क्योंकि उनसे हम लोगों ने ये भी बोला कि सर हमारे कुछ फैमिली मेंबर्स जो हैं वो डॉक्टर्स हैं, दिल्ली वगैरह में हैं और इवन वाराणसी में हैं, आप हमको रिपोर्ट्स दे दीजिए एक बार, हम कम से कम अपने फैमिली मेंबर्स जो हमारे फैमिली के डॉक्टर्स हैं उनको भी हम रिपोर्ट्स भेजें। जब इन्होंने सर हम लोगों को 10 तारीख तक 3 मई से हमने एडमिट किया, 10 तारीख को हम लोगों ने हल्ला मचाया। जब 10 तारीख को सर हम लोगों ने वहां पर कुछ 12 तारीख को वो भी आधे 3 को एडमिट किया, हाँ 12 तारीख 9 दिन बाद आपको रिपोर्ट मिली। 9 दिन के बाद रिपोर्ट, और वो भी सर जब मैंने 10 तारीख को शैलेंद्र दुबे जी को फोन किया, जिनके माध्यम से हम वोकार्ड गए थे,
जब उनसे मैंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई कि भाई आज 7 से 8 दिन हो रहा है, मेरे फादर में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, और ओके, रिपोर्ट्स में था क्या? हाँ, रिपोर्ट्स में जो सर हम लोगों ने रिपोर्ट्स जब देखा वहाँ पर, तो 12 तारीख को तो नॉर्मली हम लोगों ने बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स नहीं देखी। 12 को हम लोगों ने केवल इनके पैरामीटर्स देखे। पैरामीटर्स हम लोगों को ऊंचा नीचा समझ में आया, और ये हुआ कि चलो ठीक है, रिपोर्ट्स मिल गया है। फिर हम लोगों ने बोला कि नहीं ठीक है, आप एक काम करिए, आप कंटिन्यू करिए इलाज, है ना। और भाई चूंकि अब देखिए क्रिटिकल इंसान जो है, जो फंसा हुआ है आईसीयू में। प्रॉब्लम कहाँ पे हुई? प्रॉब्लम ये हुई सर, सबसे बड़ा चीज कि मेरे फादर को सर हियरिंग एड लगता था, कान का मशीन, मतलब बिना कान का मशीन लगाए हुए वो सुन नहीं पाते थे। तो जैसे मॉर्निंग में हम लोग क्या करते थे कि मॉर्निंग एट नियर अबाउट 8 बजे सुबह जाते थे, अपने फादर के कान में मशीन लगा देते थे, और रात में 9-10 बजे प्रतिदिन मैडम जाकर मशीन निकाल लेते थे। बोलते हैं हम आपका कोई भी मतलब कीमती सामान गुम गया तो फिर, जबकि सबको पता था कि वो भैया ना मशीन लगाए, आप अगर उनको टच नहीं करोगे तो वो आँख नहीं खोलेंगे, क्योंकि उनको कुछ भी नहीं सुनाई देता था। हम भी जाते थे ना, तो जब कान में मशीन लगाते थे तब वो आँख खोल के हमको देखते थे। लेकिन जब से उन्होंने आँख खोल के देखना बंद किया, तब से लोग ने हमको मशीन लगाने में दिक्कतें करने, मतलब आप समझिए सर, लोग मशीन लगाने नहीं दिए, लगाने नहीं देते। मतलब हम जब जाए लगाने देखिए तो वेट कराते थे हमें। मतलब 3 तारीख से 11 तारीख तक जैसे ये 9 बजे जाती थी, इनको आईसीयू के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड रहता था वो 12 तारीख तक तो इमीडिएट अंदर भेज देता था कि आप जाइए मशीन लगा दीजिए। लेकिन 12 तारीख के बाद 13 तारीख से हम लोगों को प्रतिदिन आधा घंटे वेट कराया जाता था। क्या वजह उसकी? वजह अब देखिए, अब आप समझ जाइए वजह क्या हो सकती है। मतलब उन्होंने बहुत सारी चीजें हमसे छुपाई। जहां तक हम अपने फादर को देखते थे, तो उनको देख के मुझे, जब तक वो आंख खोल के अपनी बातें बताते थे तब तक हमको समझ में आता था। 13 तारीख से वो बहुत डल मेरे को दिखते थे। हम जाएं उनको ऐसे पंच करके उठाएं, हम ना उठा पाए तो डॉक्टर आके ऐसे उनको यहाँ पे टच करके उठाता था। लेकिन उन्होंने 13-14 तारीख से हम जब जाएं तो बोले आप सैनिटाइजर करके आओ। जब तक 13 तारीख तक कुछ नहीं था ऐसा कि आप आईसीयू में आए तो आप हैंड सैनिटाइजर करो, या पापा के बेड पे लगाए उससे अपने हाथ धो फिर छुओ। 13-14 तारीख उन्होंने बोला कि आप सैनिटाइजर यूज करो। और सर सबसे बड़ा चीज, वार्मर लगाया, पापा की बॉडी में वार्मर लगाया। तो हमने पूछा कि आपने वार्मर क्यों लगाया है, तो उन्होंने कहा कि उनको ठंड लगती। तो बोले आप एसी बंद कर दो, तो बोले एसी उनकी तरफ का बंद है, इसके बाद भी हमने वार्मर लगाया है। ठीक है, आपने वार्मर लगाया, हमने कहा चलो ठीक है भाई, कुछ आपका होगा जिससे और उन्होंने वार्मर क्यों लगाया वो बाद में हमको पता चला। क्या था वो? ये था कि हमको लगता है, जैसे मैंने जो फील किया अपने फादर को देख के, वो 14 या 15, 13 से हमको 15 के बीच में वो नहीं मिले। हाँ, मतलब इन्होंने हमको नहीं बताया। इन्होंने कब बताया? हमने 16 मतलब 15 तारीख को अपने पूरी फैमिली बुलवाई थी नागपुर। मेरी सास आई थी, बच्चे आए थे मेरे, सब कोई आके उनसे मिला। जब हमारी सासू ने कहा कि नहीं, अब तुम पापा को घर ले, मतलब सपना शिफ्ट कर लो, यहाँ इनको इम्प्रूवमेंट नहीं है, तब हम लड़ गए कि हम अपने पापा को घर लेके जाएंगे सपना। आप कह रहे हो कि इलाज यही है, तो जब इलाज यही है तो हम सपना में इलाज कराएंगे। तो भी जो हम मतलब इन लोगों ने कन्विंस किया कि आप उनका एक बार डायलिसिस करा लो, एक बार क्या हो रहा था उनका सीटी स्कैन, MRI करा लो, ये सब कराया उन्होंने 16 तारीख को, जबकि पापा नहीं थे। हम बहुत अच्छे से देख रहे थे क्योंकि मेरा पूरा फोकस अपने पापा पे था। तो जब उनको लेके गए थे, तो जो वेंटिलेटर वाला आदमी है, अगर आप 1 सेकंड भी पंप नहीं करोगे तो क्या होगा। तो जो व्यक्ति उनको लेके गया था बेड से, एक तो पहली बार, हर बार जब पापा को एक्सरे MRI जिसके लिए भेजा जाता था उनके बेड के साथ हम जाते थे। उस दिन हम लोग किसी को नहीं लेके गया 16 तारीख को, किसी को नहीं। वो तो जबकि बड़ा बच्चा गया था, वो मंदिर से फूल लाया था, वो बोला कि मुझे जाने दो, मैं फूल रखूंगा, मैं पापा नहीं आना दिया उनको, और वो पंपिंग नहीं कर रहा था। फिर बताया कब उन्होंने? ये जब हम लड़ गए कि हम इनको सपना ही शिफ्ट करेंगे, तब हम जब पूरी प्रोसेस करने लगे कि हमको डिस्चार्ज करवा दीजिए, तब भी डॉक्टर ने नहीं बताया। जब दूसरे दिन सुबह हम लोग गए मशीन लगाने, तब उन्होंने कहा कि आप अपने हस्बैंड को बुलाओ। ये नीचे ही थे, मैंने इनको फोन किया कि ऊपर आओ, बुला रहे हैं, तुमको मशीन लगाई नहीं दी मेरे को। इनको जब मैंने बुलाया तो इनको उन्होंने बताया कि पापा नहीं लगे। उनको एक्चुअली में अटैक आया था और हमने CPR दिया,
और CPR देने के बाद जो है हम उनको सेव नहीं कर पाए हैं। इवन मैंने बोला कि ठीक है, यदि आप सेव नहीं कर पाए हैं तो नहीं, आप full बताइए, वेंटिलेटर में चले गए, है ना, हाँ फुल वेंटिलेटर फुल में चले वेंटिलेटर गए, पे चले गए। अभी आप बताइए क्या करें हम। फिर तो से CPR उन्होंने सीधे डॉक्टर चेतन शर्मा जैसे डॉक्टर का सीधा हम लोगों से जो उसने बोला कि आप एक काम करिए, आप हमको केवल 10 मिनट बस दीजिए, हम डेथ डिक्लेयर कर दी। 10 मिनट के अंदर हम आपके पापा को डेथ डिक्लेयर करके देते हैं। किसने बोला? डॉक्टर चेतन केदार शर्मा, मतलब एक हॉस्पिटल का डॉक्टर ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है कि आप 10 मिनट बाहर खड़े रहिए, मेरा कर्मचारी अभी बाहर बैठा हुआ है। हम तीनों जन थे उस समय, हम थे, ये थी, हमारा कर्मचारी था। मतलब एक डॉक्टर के ऐसे शब्द कि आप 10 मिनट का समय हमको दीजिए, हम 10 मिनट में आपके पिता को घोषित कर देंगे। घोषित कर देंगे। और 10 मिनट के बाद आया वो और बोले ठीक है, अब आपके फादर नहीं रह गए, आप हॉस्पिटल की पूरी फॉर्मेलिटीज कर दीजिए, जो भी आपका 1.5 रुपए अमाउंट बचा हुआ है वो आप जमा कर दीजिए और उसके बाद आप अपने फादर की बॉडी ले जा सकते हैं। अब हम लोगों को भी लगा कि नहीं चलो ठीक है, एक काम करते हैं, अब जो हो गया सो हो गया। हम लोगों ने इमीडिएट सर पूरा बिल रमू भैया हॉस्पिटल प्रबंधन को जमा किया, क्योंकि भाई हमको उन्होंने 11 बजे के करीब डिक्लेयर किया कि ये नहीं है। तो ये लगा कि भाई अब सबसे पहला उद्देश्य हमें कि एक एम्बुलेंस करके हम नागपुर से सतना पहुंचे। पूरा टोटल अमाउंट क्या लगा होगा? टोटल सिर्फ एक अमाउंट हॉस्पिटल का, वो कार्ड का 15 दिन में हम लोगों का सर 15 लाख रुपए लगा। उसके पूरे बिल्स रखे, बिल सबके। पूरे बिल्स रखे अब हैं। सारी लेकिन पेमेंट सर वाली तो उन्होंने ऑनलाइन सबसे ताज्जुब की बात कि जब मैंने पूरे बिल्स जमा कर दिए, अपने फादर का मैं बॉडी ले रहा था, तो मैंने वहाँ पे मैनेजमेंट से डॉक्टर चेतन शर्मा से बोला कि सर ये तो ठीक है, आप एक काम करिए, जितने भी मेरे फादर की टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, जितने भी आपने दवाइयाँ या जो भी जांचें उनकी हुई हैं, वो आप हमको दे दीजिए। इमीडिएट उसने मना किया, मना कर दिया। हाँ मना कर दिया, बोला कि नहीं, लेकिन ऐसा कोई नियम तो नहीं है। कोई नियम नहीं है। और जबकि चिकित्सा अधिनियम की कंडिका 1.32 ये कहती है कि यदि आपका पेशेंट आप किसी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर रहे हो तो आप उसको 24 घंटे के अंदर पूरे डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए। लेकिन चूंकि यहाँ पर तो मैंने उनको बताया कि भाई मैं सतना का हूँ और मुझे अपने फादर को लेकर सतना जाना है, जब मैंने पूरा बिल अमाउंट आपका पे कर दिया है ना मैंने आपसे किसी डिस्काउंट की बात की, कुछ नहीं किया, आपने जो अमाउंट बोला वो हमें बिना मैंने उसको क्रॉस चेक किए हुए इमीडिएट पे किया, क्योंकि मुझे अपने फादर को इमीडिएट अपने घर लेकर जाना है। उन्होंने उस दिन सर मुझे जरा भी दस्तावेज नहीं दिए। अंततः हम लोग 17 तारीख को दोपहर में 1-1:30 बजे 2 बजे के करीब अपने फादर की बॉडी लेकर सर बिना डॉक्यूमेंट्स के, बिना रिपोर्ट्स के लिए सतना आ गए। 18 को हमने अपने पिताजी का दाह संस्कार वगैरह किया। 21 तारीख को मैंने पहला ईमेल फोकार्ड को किया कि मुझे जो है मेरे फादर से रिलेटेड पूरी रिपोर्ट्स दे दीजिए। 23 तारीख को मैंने अपने यहाँ पे एक हमारे पारिवारिक मित्र हैं, उनको नागपुर भेजा कि आप जाइए और पूरे बिल्स वगैरह लेकर आइए। मैंने ईमेल किए फोकार्ड को कि 23 तारीख को मेरे एक पारिवारिक मित्र आ रहे हैं, इनको आप रिपोर्ट्स दे दीजिए। जैसे ही हमारे मित्र वहाँ पर 23 तारीख को पहुंचे, पहली बार तो उन्होंने इमीडिएट मना कर दिया कि अभी कम से कम रिपोर्ट्स देने में 7 दिन और लगेगा। जैसे मेरे मित्र ने मुझे फ़ोन करके बताया कि अभी ये नहीं दे रहे हैं, इमीडिएट मैंने दूसरा मेल फोकार्ड को किया। और चूंकि मेरे पास कॉन्टेक्ट नंबर थे, एक डॉक्टर अलका करके मैडम है, उनको मैंने संपर्क किया कि मैडम एक तो मुझे नियमतः है आप लोगों को उसी दिन पूरी रिपोर्ट्स देना चाहिए, आप लोगों ने बोला कि 5 से 7 दिन लगेगा। आज मैं 23 तारीख को अपने किसी को भेजा हूँ सतना से नागपुर इतना दूर, और आप लोग रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। तब उन्होंने बोला कि नहीं आप शाम तक वेट करें, हम देते हैं रिपोर्ट। जब वो 25-26 तारीख को सतना रिपोर्ट्स लेकर आए, तो वो रिपोर्ट्स देखने के बाद सर रमू भैया मेरे हाथ पैर फूल गए। रिपोर्ट्स ये है ना, अब ये तो चूंकि बहुत समय हो गया तो धुंधली हो गई हैं, लेकिन आप इनमें देखें अच्छे से। मेरा चश्मा कहाँ है, देखिए पहले में स्पेलिंग ये लिखी है, आप देख रहे हैं, दूसरी में स्पेलिंग चेंज हो रही है। ठीक, ये पेशेंट का नाम हाँ पेशेंट के नाम की,
ठीक है। पेशेंट और के नाम की स्पेलिंग ही बदल दी जी गई। जी, अरे अभी तो और बढ़िया चीज आप देखिए ना, देखिए ना। पेशेंट आईडी यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ भी ब्लैंक है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर देखिए किसी रिपोर्ट में काट छांट कर दी गई, मतलब दूसरे के हाँ, नाम पे नहीं दूसरा- अभी अभी तो खैर ये आप खुद देख रहे हैं मतलब कि ये हाथ से लिखा हाथ गया से लिख दिया इन्होंने। फिर इसके बाद आए यहाँ पर देखिए पेशेंट आईडी 1 2 3 4 इन्होंने कर दी, नाम की स्पेलिंग भी गलत है, यहाँ पर पेशेंट आईडी ब्लैंक है, यहाँ पर भी पेशेंट आईडी ब्लैंक है, यहाँ पर देखिए नाम की स्पेलिंग फिर चेंज की गई, यहाँ पेशेंट आईडी ब्लैंक है, यहाँ पर देखिए किसी की रिपोर्ट को काट कर दूसरे किसी की रिपोर्ट, दूसरे किसी मतलब की दूसरे रिपोर्ट का नाम था? हाँ हाँ ये था, आप देखिए ना उसमें क्लियर माया दिख रहा है। इसमें यदि अच्छे से आप माया देखेंगे दिख रहा है। तो इसमें आप मतलब माया के नाम को काट के और अवधेश लिखा गया और पेशेंट आईडी 1 2 4 कर दी गई, मतलब पहले पेशेंट आईडी कुछ और थी, अभी कुछ और है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए फिर पेशेंट आईडी को 7 कर दिया गया। और सबसे बड़ी चीज ये ईसीजी रिपोर्ट है जिसमें इन्होंने मेरे पिता को डेथ डिक्लेयर किया था। जी। इस पूरी रिपोर्ट में कहीं पर भी मेरे पिता का नाम, ना पेशेंट आईडी, ना पेशेंट पेशेंट बाकी आईडी ना पेशेंट का नाम। बिल्कुल जबकि ये ये- देखिए पहले की रिपोर्ट्स में आप देखिए उसी तरह सब में उसी तरह 17 तारीख की रिपोर्ट में उन्होंने हाँ। स्लिप लगा के दी है। देखिए 17/5/2024 10:23 की उसमें नाम उसमें है स्लिप लगाया है, नहीं और- स्लिप लगाई, देखिए ना हाँ, स्लिप लगी स्लिप ना? ऊपर से हाँ, लगाई। ऊपर से लगाई है, और जिसमें उन्होंने डेथ क्लियर किया उसमें स्लिप भी नहीं लगा, कुछ नहीं दिया। कुछ मतलब नहीं। बिना नाम अब अब हम आप कैसे मान कैसे लें कि मान हमारे फादर की लें है? ये हमारे फादर की है। एक चीज और ये भी कैसे मान लेंगे हमारे फादर की? आपने स्लिप तो लगाई है। स्लिप लगाई। नहीं स्लिप ठीक है हमने मान लिया, लेकिन जिसमें आप जो ईसीजी जो सबसे इंपॉर्टेंट ईसीजी है जिसमें आप किसी मरीज को मृत घोषित कर रहे हो, उस ईसीजी रिपोर्ट में बताइए मरीज का नाम तक नहीं है, तो एक साधारण जो मेडिकल अनप्रोफेशनल व्यक्ति है वो तो सीधा यही समझेगा ना कि भैया ये किसी और की रिपोर्ट आप हमको लगता है दे रहे हो, हम कैसे मान ले कि ये हमारी रिपोर्ट है। और ये हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी हैं, और हमारे क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाएं क्या हैं, आप लोग एक एक बात को गौर से देखिए और समझिए कि हम लोग आज भी इलाज के लिए जबलपुर नागपुर पे डिपेंड हैं। यहां से स्पेशल ट्रेन जा रही है जो मरीजों से भर कर जा रही है, और स्वास्थ्य मंत्रालय देखने वाले राजेंद्र शुक्ला कह रहे हैं कि हम इसको हेल्थ हब बनाने जा रहे हैं। इस ढंग से हेल्थ हब बनेगा। इसके बाद क्या होता है? आपने इस मामले को कहीं और ले गए जी हैं? हाँ, इसको सर मैं फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर न्यू दिल्ली जो भारत सरकार का पोर्टल है, इसमें मैंने सर ऑनलाइन कंप्लेन इस विषय में दर्ज की है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है ना, उनके यहाँ भी शिकायत इसकी दर्ज है और सारा प्रोसेस में है, अंडर प्रोसेस है, प्रक्रियाएं चल रही हैं। सतना में कंज्यूमर फोरम है, इसमें हमारी लॉयर अन्नपूर्णा तिवारी हैं जो देख रहे हैं, और उसमें 2 हियरिंग हो गई है। अभी तक दोनों हियरिंग में ये लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं, मतलब टाइम ले रहे हैं। उपभोक्ता फोरम में आपने क्या किया है? क्लेम किया है कुछ? क्लेम तो किया है सर, क्लेम तो चूंकि जैसे हमारे लॉयर ने एडवाइस किया हाँ। कि भाई देखिए एक वित्त भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, और इससे जो पैसा आपका लगा है ना, कहीं ठीक है वो पैसा मिले या ना मिले वो अलग बात है। जो हमारा व्यक्ति चला गया, मेन क्या है सर कि इनको सबक सिखाना आवश्यक था, इनको न्यायालय में बुलाना, क्योंकि मैंने सर मेरे पास इतने ईमेल हैं, मैंने इनसे वो कार्ड को इतने ईमेल किए हैं, मैं यदि अपना ईमेल आईडी खोलकर आपको दिखा दूं, लगभग 40 से 50 ईमेल। कैसा सबक सिखाना चाहते हैं? सबक अभी ये आपने एक सबक की बात की, ताकि दूसरे के साथ ऐसा भाई कुछ देखिए। नहीं कर पाएंगे। वहां हमने एक चीज देखी है कि डॉक्टर का नाम कुछ और इलाज कुछ और, किसी चीज का डॉक्टर कर कुछ कर रहा है ना। अब जैसे स्पेशलिस्ट किसी और जी का है हाँ। और इलाज किसी और चीज का हमने करना है। सर जैसे चेतन केदार शर्मा जी का मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन नंबर निकालकर उनके बारे में स्टडी किया, उसमें साफ लिखा है एमडी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, और इन्होंने एमडी मेडिसिन बनकर हमारे फादर का इलाज कर डाला, पहला। दूसरा, एक
और डॉक्टर थी डॉक्टर अश्वनी तायड़े। इनका एमएमसी में जो रजिस्ट्रेशन था ये 2023 में एक्सपायर्ड हो गया था, अभी 2025 शुरू हो गया। फादर को मैंने 2024 में एडमिट किया था और चूंकि मैंने गूगल वगैरह का उपयोग किया, गूगल में मैंने ये सर्च किया कि यदि किसी डॉक्टर का एमएमसी में रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं है तो क्या वो प्रैक्टिस कर सकता है। तो मुझे गूगल में ये आंसर मिला कि यदि किसी डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन एमएमसी में रिन्यू नहीं है तो वह प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, जबकि उन्होंने इलाज किया। इलाज किया। इवन हम लोगों को सर ये अंदेशा था भैया कि मेरे फादर 14 या 15 तारीख से नहीं रहे। नहीं। मैंने इनसे एक साधारण सा एक रिक्वेस्ट किया कि देखिए मैंने सारे बिल आपके पे कर दिए हैं, मुझे मेरे फादर से रिलेटेड सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए जो आप लोग इलाज करते थे। इनका वो दिल्ली वाला वो कहाँ है, दिल्ली से इन्होंने मुझे अपने लॉयर से कानूनी नोटिस भेजी। नोटिस भी है मेरे पास कि हम आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और चूंकि पेशेंट की प्राइवेसी को देखते हुए हम आपको सीसीटीवी फुटेज मुहैया नहीं करा सकते क्योंकि वहां पर और भी पेशेंट रहते हैं। तो मैंने उनको सीधा सा एक ही क्वेश्चन लिखकर भेजा कि भाई आप हमको आईसीयू की मत दीजिए। जब आप 16 तारीख को मेरे फादर को आईसीयू से एमआरआई के लिए शिफ्ट कर रहे थे उस समय हम लोगों ने देखा कि चूंकि मेरे फादर वेंटिलेटर में थे और जो ड्यूटी डॉक्टर उनको तीसरी मंजिल से पहली मंजिल एमआरआई वगैरह के लिए लेकर जा रहा था वो वेंटिलेटर पंप नहीं दे रहा था। तो आप तीसरी मंजिल से पहली मंजिल जब कॉरिडोर होते हुए लेकर जा रहे हो पब्लिक प्लेस पर, वहां पर तो मेरे ख्याल से किसी भी तरह की अन्य मरीजों की प्राइवेसी की आवश्यकता नहीं है। केवल आप मुझे उस स्थान का वो दे दीजिए फुटेज। आज दिनांक तक इन्होंने मुझे वो सीसीटीवी फुटेज ही उपलब्ध नहीं। एक फिल्म आई थी, उस फिल्म में कुछ ऐसा दिखाया गया था कि हॉस्पिटलों में कैसे डेथ बॉडी का इलाज किया जाता है सिर्फ पैसों के खातिर, और यहां हकीकत में देखने को मिल रहा है कि आपको यह लगता है कि हमारे फादर 14-15 तारीख को नहीं रहे और जबकि उनकी डेथ 17 तारीख को घोषित थी। बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल। अब आप कल्पना करिए कि हम किस युग में जा रहे हैं, डॉक्टरों का उद्देश्य क्या है। एक मैसेज और मैं लोगों को देना चाहता हूं कि जिनके परिवार में कोई खामी हो जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है, किसी मरीज के साथ कोई घटना हो जाती है, तो वो आवेश में आकर हॉस्पिटल में मारपीट करने लगते हैं, डॉक्टरों के साथ गाली गलौज करते हैं और फिर इसका फायदा उठाते हुए हॉस्पिटल प्रबंधन एफआईआर करवाता है। वो एफआईआर करने के बजाय जो कानूनी प्रक्रिया, जो प्रक्रिया आपने अपनाई है, इस प्रक्रिया के तहत चले तो मैं समझता हूं कि आगे चल के एक बड़ा न्याय आप लोगों को मिल सकता है। जी टाइम टेकिंग है, समय लग रहा है। अभी 8 महीने से मैं कंटिन्यूअस पोर्टल देख रहा हूं, उसमें अंडर प्रोसेस आ रहा है, लेकिन हाँ मुझे भरोसा है कि देर सवेर ही सही मुझे जजमेंट मिलना चाहिए। जजमेंट के साथ साथ सामने वाले की गलती माने या मतलब जानबूझकर की गई गलती है, सजा भी मिलनी चाहिए। नहीं बिल्कुल, यदि देखिए नेचुरली यदि इन्होंने जानबूझकर इस तरह से किया है तो डेफिनेटली इनके ऊपर एक्शन तो होना चाहिए। भाई आप तुरंत बता दो ना कि नहीं रहे, क्लियर हो जाएगा। आप डेड बॉडी के साथ इससे खिलवाड़ कर सोचो, उस जो आदमी नहीं है उसके शरीर को कितना छेड़ा। और सबसे बड़ी बात सर भैया की ये केवल मेरे एक अकेले के पिता की बात नहीं है, यहाँ से कितने ऐसे बुजुर्ग आए दिन नागपुर बेचारे जाते हैं। यहाँ से क्यों, चारों हर तरफ से लोग तरफ से जाते हैं बहुत हाँ। बहुत और जाते सबके हैं। साथ इस तरह का ये लोग कृत्य कर रहे हैं। नागपुर हेल्थ के हिसाब से तो बहुत अच्छा माना जाता था और खासकर बोकार्ड की बहुत अच्छी रेपुटेशन थी, लेकिन इसके बाद बोकार्ड में ऐसी घटना हो जाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। हाँ। आप समझिए, अपना नाम हम खराब आज भी सर ब्रह्म भैया यदि हम किसी भी हॉस्पिटल में आप एडमिट होते हैं, इमीडिएट कंप्यूटर सिस्टम में हॉस्पिटल प्रबंधन हमारा नाम, हमारा एड्रेस फीड करता है। नहीं हम कहते हैं आपने इसमें इतनी गड़बड़ी की पर बिल में क्यों नहीं है? वो गड़बड़ियां बिल में भी तो होनी चाहिए ना। बिल में एकदम सही नाम है, सब कुछ सही है, जो आपने बेड नंबर डाला शुरू से लेके आखिर तक आपका वही है, पर आपकी रिपोर्ट्स में गड़बड़ी क्यों है? अगर आपका ऐसा भी हो सकता है सर कि किसी एक दिन बैठकर पूरी रिपोर्ट इन लोगों ने छाप डाली,
इसीलिए रोज ना दे रहे हैं, और जल्दी जल्दी में ही स्पेलिंग्स वगैरह गलत हुई गलती हों। हो गई। क्योंकि यदि आप कंप्यूटर में किसी पेशेंट का नाम रखोगे, हर हॉस्पिटल अपने मरीज को एक पेशेंट आईडी अलॉट करता है, और ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट वो पेशेंट आईडी जो होता है उस मरीज के लिए यूनिक रहता है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन इस रिपोर्ट में पेशेंट आईडी भी बदल रहा है, नाम की स्पेलिंग्स भी गलत हो रही हैं। ईसीजी रिपोर्ट जिसमें आप पेशेंट को डेथ डिक्लेयर कर रहे हो, उसमें आप जरूरी नहीं समझ रहे हो कि पेशेंट का नाम तक लिखा जाए। तो एक साधारण व्यक्ति जो होगा, जो मेडिकल के बारे में जरा भी नहीं जानेगा, वो तो यही समझेगा कि भाई इन्होंने हमको बेवकूफ बनाया और हमारे फादर के साथ खिलवाड़ किया, हमारे साथ चीटिंग हुई। हाँ, चीटिंग हुई। आप लोग भी इस खबर के माध्यम से यह जाने कि आपको कैसे अलर्ट रहना है। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने कम से कम एक संघर्षमय रास्ता चुना है।